हेलो बच्चों। चलो भैया, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर चल रहा है हम लोगों का। तो आई होप जहां तक अभी तक पढ़ाया है वहां तक समझ में आ गई होंगी चीजें। बात समझे कि नहीं? क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ा दिया है, रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन जो एक नॉर्मल चार्ट होता है उसके थ्रू भी मैंने बता दिया है आपको। जैसे ये रहा कि नेचुरल और ह्यूमन दो मेजर क्लासिफिकेशन होते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, स्ट्रक्चरल, क्वांटिटी, ये सारा चार्ट। और उसके बाद ओरिजिन के बेसिस पे मैंने आपको समझा दिया, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे मैंने आपको समझा दिया है, ओनरशिप के बेसिस पे मैंने आपको समझा दिया है, और लास्ट आपका था जो है डेवलपमेंट के बेसिस पे। तो चार तरीके क्लासिफिकेशन है, ये चार के चारों पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इनको अच्छे से पढ़ लेना बेटा। कहीं कोई दिक्कत आती है तो पीछे वाले वीडियोस एक बार दो बार देखो जाके, फिर चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और प्रॉब्लम्स क्या फेस हो रही हैं रिसोर्सेस के बारे में, रिसोर्सेस को लेकर, ये भी मैंने सारी बताए हैं। ठीक है, जैसे पेट्रोल डीजल ज्यादा यूज करते हो तो क्या कर रहे हो आप? ओजोन लेयर का डिप्लेशन ही तो कर रहे हो, है ना। और आप अगर धुआं ज्यादा जंगल लकड़ी उकड़ी जलाते हो तो क्या करते हो? ओजोन लेयर का डिप्लेशन ही तो कर रहे हो आप, ग्लोबल वार्मिंग फैला रहे हो। ग्लोबल वार्मिंग जानते हैं कि नहीं क्या होता है? जो लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। कॉपी पेस्ट मत कर देना, अपना दिमाग लगाना थोड़ा सा, ठीक है, समझ के चीजों को लिखना। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हिंदी में कहें तो सतत विकास। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मीनिंग क्या होती है, इसके बारे में समझाने से पहले बच्चा सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सके शेयर किया करो, लाइक कर दिया करो बच्चा। है, लाइक करने में तो लोग पैसे लग रहे हैं। चलो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखो क्या होता है। तो सतत विकास मतलब आप सिंपल सी चीज सोचिए, जो भी रिसोर्सेज हैं आपके आसपास, इनका एक तरीके से इंटेलिजेंट वे से यूज करना है आपको। इंटेलिजेंट वे से यूज करने का मतलब है कि आप इस तरह से यूज करिए कि ये रिसोर्सेज खत्म ना हो, फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी यूजेबल हो। मतलब आपकी आने वाली जो जनरेशंस हैं उनको भी इस रिसोर्सेज का यूज कर पाए, वो इसका आपको ध्यान रखना है। बात समझे कि नहीं? तो आप करंट टाइम पे रिसोर्सेज का नो डाउट भाई, देखिए बिना रिसोर्स का यूज किए हम लोग तो सरवाइव नहीं कर सकते। जैसे लैंड रिसोर्स है तो इसका तो यूज हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, हमें खेती बाड़ी करनी है तभी तो अनाज उगाएंगे और तभी तो खाएंगे। तो सिंपल सी बात है, लैंड रिसोर्स का यूज करना पड़ेगा, वाटर रिसोर्स का यूज करना पड़ेगा। तो यहां यूज करने से आपको कोई नहीं रोक रहा है, आप यूज करिए लेकिन स्मार्टली यूज करिए। ठीक है, कि आपको ध्यान रखना है इस बात का कि आप बिना एनवायरनमेंट को डैमेज किए रिसोर्सेज का यूज करिए, और ध्यान रखिए कि फ्यूचर जनरेशन भी इस रिसोर्सेज से लाभ ले पाए, प्रॉफिट ले पाए, बेनिफिट ले पाए, ध्यान रखिएगा। तो ये पॉसिबल कैसे है? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। ठीक है, आप जो खेती बाड़ी करते हैं, आपके गांव में जो खेती बाड़ी होती है उसमें जो है फर्टिलाइजर्स का यूज करके ना आप मैन्योर का यूज करिए, मतलब जो आपका नेचुरल फर्टिलाइजर होता है उसका यूज करिए, ज्यादा से ज्यादा गोबर वगैरह जो होते हैं। ठीक है, तो कम से कम फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो सॉइल जो लैंड रिसोर्स है वो आपका कम पॉल्यूट होगा, और इवेंचुअली लैंड रिसोर्स पॉल्यूट नहीं होगा तो वाटर रिसोर्स भी पॉल्यूट नहीं होगा। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यही मतलब होता है कि आप अपनी इकोनॉमी को डेवलप करिए लेकिन बिना एनवायरनमेंट को डैमेज करते हुए, और फ्यूचर्स की नीड का भी ध्यान रखिए। ये बात समझे कि नहीं सभी लोग? तो ये बातें सभी को समझ में आ गई होंगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कि बिना एनवायरमेंटल या रिसोर्सेज का यूज करे इकोनॉमी को डेवलप नहीं किया जा सकता। ये तो सत्य है, पर यूज करिए तो स्मार्टली करिए। हाँ सभी लोग, तो अब की बार बरसात में आप लोग कितने पेड़ लगाएंगे? सभी लोग कम से कम दो दो पेड़ जरूर लगाएं अपने गांव जाकर, घर के आसपास, समझे कि नहीं? गांवों में, शहरों में तो लगाने की जगह है नहीं, आप जहां रहते होगे वहां सड़क ही होगी, तो इससे बेटर है आप गांवों में जाइए, एक एक पेड़, दो दो पेड़, आम के, नीम के या पीपल के, बरगद के, किसी भी चीज का पेड़ लगाइए। ठीक है, लगाइए जरूर अब की बार। अब देखिए रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है। सिंपल सी बात है, रिसोर्सेस को लेकर, उसके यूटिलाइजेशन को लेकर आप प्लान करो कि हम कैसे यूज करेंगे इसका। वाटर रिसोर्स है, लैंड रिसोर्स है, तो इसका यूज कैसे करेंगे, इसे ही कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग। बात समझे कि नहीं? टेक्निक और स्किल का यूज करो, अपने दिमाग लगाओ कि हम अच्छे से रिसोर्सेस को कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखो रिसोर्स प्लानिंग के कुछ स्टेजेस हैं, वन बाय वन देखते हैं उनको। पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्स, मतलब पहले रिसोर्सेस को आइडेंटिफाई करो, ढूंढो।
ठीक है, उसको लिस्ट करो। अब बिना रिसोर्स ढूंढे ही आप प्लानिंग करेंगे क्या? होना चाहिए ना जिस चीज के पीछे प्लानिंग करने जा रहे हो आप, ठीक है। और उसके बाद प्लानिंग फॉर एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का यहां मतलब ये नहीं कि शोषण करना। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है कि उस चीज को एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, यूज करने के पर्पज से, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर डेवलप कीजिए कि इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचे और हम इस रिसोर्स को यूज कर पाए, एक्सट्रैक्ट कर पाए नेचर से। हर चीज आपको नेचर से ही तो मिलती है कि क्या आप कुछ खुद खुद बनाते हो, है? एक बिल्डिंग जो आपने बनाई है, आप जिस घर में रहते हो, इसमें भी अगर आप बेसिक बैकग्राउंड देखो तो हर चीज आपको नेचर ने ही दिया है। जैसे सीमेंट, सीमेंट को बनाने में कार्बन का यूज होता है, आपका जिप्सम का यूज होता है, तो ये सारी चीजें कहां से आती हैं? नेचर से आती हैं। ईंटें, ईंटें मिट्टी से बनाई जाती हैं, तो मिट्टी भी कहां से मिलती है? नेचर से मिलती है। तो इवेंचुअली आप जिस घर में बैठकर सारी चीजें देख रहे हो, वो भी आपको नेचुरल रिसोर्स ने ही दिया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे से। तो सिंपल सी बात है, एक्सप्लॉयटेशन करते समय उसके बारे में प्लानिंग कीजिए कि हमें कैसे इस रिसोर्स को एक्सप्लॉयट करना चाहिए, यूज करना चाहिए, ठीक है। ये दो बातें आई होप आपको समझ में आई होंगी। दो स्टेजेस हो गई, पहले आइडेंटिफिकेशन कीजिए, दूसरा प्लानिंग कीजिए, ठीक है, कि रिसोर्सेज को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, ठीक है। ये बात समझे कि नहीं? तो यही दो तरीके हैं आपके पास। और तीसरा सी है, रिसोर्स प्लान को नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करिए। मतलब समझे कि नहीं आप? मतलब आप जिस तरह से रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, इससे देश का विकास भी होना चाहिए। अब पता लगे आपने गन बनाने की फैक्ट्री डाल दी है और देश के ही लोगों को मारे डाल रहे हैं आप, ठीक है। हम मानते हैं आप रिसोर्सेज डेवलप कर रहे हो, पर किस पर्पस से? नेशनल डेवलपमेंट के पर्पस से करिए। नेशनल एक्सप्लॉयटेशन या नेशन को बर्बाद करने के पर्पस से रिसोर्सेज को मत आइडेंटिफाई करिए, प्लान करिए। बात समझे कि नहीं? कुछ लोग रिसोर्सेज का, इसी रिसोर्सेज का यूज करते हैं और देश को बर्बाद करने की सोचते हैं। जैसे देखिए, जो आपके इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, ये वुहान की ही तो देन है, वुहान लैब की। तो उन्होंने रिसोर्सेज का यूज किया एक खराब चीज बनाने में, ठीक है। ऐसा सभी लोग कह रहे हैं, इसलिए मैंने भी कह दिया भाई। ध्यान रखिएगा। तो ये बातें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, रिसोर्स प्लानिंग में कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो अगली हेडिंग है आपकी कि रिसोर्स प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है रिसोर्स प्लानिंग? ना करें तो क्या दिक्कत होगी? नहीं करेंगे, जाने दीजिए, हैं? तो उन कुछ पॉइंट्स यहां पे है, ध्यान से देखिए कि देखिए, कुछ इंडिया के रीजन्स बहुत रिच हैं रिसोर्स के मामले में, वहां पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। आप बताओगे कौन कौन सा? जैसे एग्जांपल के लिए छोटा नागपुर बेल्ट देख लीजिए, जो आपका कहां पड़ता है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन रीजन्स में जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, रिच रिसोर्सफुल रीजन है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं यहां पे, ठीक है। तो और कुछ रीजन्स में रिसोर्सेज पाए भी नहीं जाते हैं, नाम मात्र के लिए भी। जैसे राजस्थान पानी, वाटर रिसोर्स के लिए बहुत ही बेकार स्थान है, लेकिन सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि रेतीले तूफान उफान आते हैं कि नहीं, बहुत अच्छे खासे। तो जिसको ना पता हो, राजस्थान चले जाना, ठीक है, वहीं पे आराम से रेत में, रेगिस्तान में 2-3 दिन बढ़िया रहना, चौथे दिन बच गए तो चले आना, आके मेरी क्लास लेना, आगे कंटिन्यू, ठीक है। आगे देखिए, तो कुछ रीजन जो है सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, मतलब जहां पे ना बहुत ज्यादा रिसोर्स होता है ना बहुत कम होता है, लेकिन काफी पर्याप्त मात्रा में होता है। जैसे मध्य प्रदेश है, मैं बहुत सारे रिसोर्सेज में रिच है, लेकिन लद्दाख के पास कुछ भी नहीं, ठंडा रेगिस्तान जिसे कहते हो आप, कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख को ही तो कहते हो, लेह रीजन वाले को, लेह लद्दाख को। आप बताओगे लद्दाख क्या है? जम्मू कश्मीर का पार्ट है या अलग हो गया है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लद्दाख आज के समय में क्या है? क्या जम्मू कश्मीर का पार्ट है या नहीं है? सभी लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, जिनको आता है। जो गधेड़े नहीं बताए याद रखना, ठीक है। अब देखिए, रिसोर्सेस का वेस्टेज हमें रोकना चाहिए, इसीलिए तो रिसोर्स प्लानिंग की जाती है कि वेस्टेज कम से कम हो, बर्बाद ना हो चीजें, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ना हो, ठीक है, इसीलिए तो रिसोर्स प्लानिंग करते हो आप लोग। कहते हो हाँ सर, चूल्हा जलाते समय सोचते तो हैं कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ना हो, लेकिन गैस सिलेंडर कहां से लाएं, लॉकडाउन है, समझते हैं आप भी, इसीलिए चूल्हे पे आजकल रोटी बना रहे हैं, क्यों भाई? तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कर रहे हो ना, तो उसके लिए पेड़ भी लगा लेना, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो पेड़ ऑब्जॉर्व कर ले। इसीलिए मैंने कहा है कि एक एक पेड़, दो दो पेड़ आप सभी लोग गांव जाकर जरूर लगाइएगा। ओवर एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्सेज का नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा यूज मत करो। आप लोगों ने शहरों में देखा होगा, कुछ लोग सुबह उठते ही लेके पाइप सड़क धोने में लग जाते हैं, जैसे उनको सड़क पे ही लेटना है।
तो ये क्या कर रहे हो आप? वाटर रिसोर्सेज का ओवर यूज ही तो कर रहे हो, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ही तो कर रहे हो। क्या लगता है फ्यूचर जनरेशन के लिए प्योर वाटर बचेगा? आप जानते हो, हमें कहने के लिए तो हमारे अर्थ पे 70% वाटर है, लेकिन आप जानते हो ना 69% जो वाटर है वो सैलाइन है, खारा है, पीने योग्य नहीं है। 1% वाटर है पूरे अर्थ पे जो पीने लायक है, जिसमें ग्लेशियर्स भी आते हैं, आइसबर्ग्स भी आते हैं, ये याद रखिएगा। तो आप सोचो 1% वाटर से सबकी प्यास बुझ रही है, और उसको भी लेकर कुछ लोग सड़क धोने में तो कुछ लोग घर धोने में व्यस्त रहते हैं, गाड़ी धोए डाल रहे हैं 2-3 लीटर, 2-3 लीटर नहीं, पूरा पाइप लेके, एक छोटी सी मिट्टी लगी उसको भी पानी 10 लीटर बर्बाद करके उस मिट्टी को निकाल रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग टोकिए जरूर कि अगर कोई वाटर वेस्टेज करता है तो वो ना करे, और अगर आप करते हैं तो आप भी मत करिए बच्चा। बात समझे कि नहीं? इसीलिए लोग पढ़ते लिखते हैं, बुद्धिमान बनते हैं, और आप लोग पढ़ लिख कर ही गधों वाला काम करेंगे। हाँ, अब देखिए रिसोर्स कंजर्वेशन मतलब रिसोर्स का संरक्षण क्यों जरूरी है, रिसोर्स को बचाना क्यों जरूरी है। तो मैंने इतनी बातें आपको बताई हैं, तो आप ये तो समझ ही गए होंगे कि रिसोर्स का कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे हमारा जीवन जुड़ा है। वाटर रिसोर्स है, इससे हमारा जीवन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है बेटा? तो अगर रिसोर्सेस को हम कंजर्व नहीं करेंगे तो हम कैसे जिएंगे बच्चा? सोच लो, आप कैसे जियोगे? सर अपनी सोचिए, हम तो जी लेंगे, है ना, मंगल पे चले जाएंगे, वहां पानी खोज लाएंगे हम, है ना। चलिए भाई, अब हम तो मंगल पे नहीं जा पाएंगे, आप लोग जानते ही हैं, कोरोना है, अब आप लोग जा सकते हैं। चलिए आगे देखिए, बहुत सारे रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल होते हैं तो वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो उनको बचा के रखना चाहिए। जैसे अभी के लिए एक एग्जांपल के लिए फैक्चुअल डाटा आपको देते हैं, जो क्रूड ऑयल है 2050 तक सभी देशों ने कह दिया है जिनके यहाँ क्रूड ऑयल है, तो ये साइंटिफिक सर्वे है बेटा कि 2050 तक क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा। 2050 तक सारा क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। तो सोच लो बेटा, 2050 के बाद अगर पेट्रोल वाली गाड़ी चलाने की सोचोगे तो मिल नहीं पाएगा पेट्रोल। इसीलिए तो आप देखो इस समय सारी की सारी कंपनियां क्या कर रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट हो रही हैं। धीरे धीरे आप देखिएगा आने वाले समय में मार्केट में, रोड पे आपने देखा होगा वो छोटी वाली 3 टायर वाली जो ऑटो टाइप का होता है, वो इलेक्ट्रिक ही तो है, जिसपे आप लोग टहलते हो, है ना। बात अलग है, तेज ज्यादा नहीं चलता है, अभी धीरे धीरे उसमें किया जा रहा है इंप्रूवमेंट, टेक्नोलॉजी इंप्रूव की जा रही है, तो धीरे धीरे हो जाएगा। अब सभी से एक क्वेश्चन है, पेट्रोल वाले में और इलेक्ट्रिक व्हीकल में दोनों में से बेटर कौन सा है? जरा सा बताएंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताइए, और बेनिफिट के रीजन के साथ बेनिफिट बताइएगा। दोनों में से जिसे भी बेटर कह रहे हो तो उसका रीजन भी देना कि पेट्रोल वाला बेटर है या जो है आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेटर है। ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा, रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा बचाव करिए आप, ताकि लंबे समय तक चीजें चल पाए। ये बात समझ गए होंगे। रिसोर्सेज के कंजर्वेशन से आप वेस्टेज कम से कम करोगे, ठीक है, इकोनॉमिकल प्रोग्रेस होगी उतनी ही ज्यादा, देश उतना ज्यादा तरक्की करेगा। और याद रखिएगा, रिसोर्सेज को अगर बचाओगे तो आपको इन्वायरमेंट बचाएगा। अब देख लो इस समय ऑक्सीजन की किल्लत हुई पड़ी है, सोच लीजिए जिनको कोरोना हो जा रहा है वो ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण मरे जा रहे हैं, आप सोच लो। तो इसीलिए बेटा कहते हैं जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्लांट्स लगा सके लगाइए, ठीक है, उनको कंजर्व कीजिए, प्रिजर्व कीजिए। अब कुछ लोग क्या करेंगे, तुलसी का पेड़ ला के लगा लेंगे, अरे वो कितना बड़ा होगा बेटा, वो ठीक है अपने घर में लगाइए, लेकिन बाहर के लिए बड़ा पेड़ लगाइए थोड़ा सा, जो आपके जीवन भर तो रहे कम से कम, ठीक है। तो तुलसी का पेड़ भी बहुत अच्छा है, आपके जीवन भर रह सकता है, ध्यान रखिएगा, तो उसको भी आप लगाइए, अच्छे से तैयार कीजिए। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिसोर्स का कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, तो जरूर कंजर्व करिए। गांधी जी का आइडिया क्या है? अब देखिए, अगर कहीं भी कुछ भी पढ़ते हैं तो गांधी जी हमारे लिए क्या है, पिताजी हैं। मतलब पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के भी पिताजी रहे हैं गांधी जी, समझे कि नहीं? फादर ऑफ द नेशन कहलाते हैं ना, नेशन फादर्स गांधी जी को ही तो कहते हो, ठीक है। तो गांधी जी का विचार देख लो रिसोर्स कंजर्वेशन को लेकर क्या है। उन्होंने कहा था, बहुत प्यारी बात कही थी, पहले अंग्रेजी में पढ़ के बताते फिर हिंदी में समझाएंगे, ठीक है। देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड।
मतलब सबकी जरूरत भर का है, मतलब रिसोर्स जो है वो सबकी जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम है, लेकिन किसी के लालच को पूरा करने में सक्षम नहीं है। बात समझे कि नहीं? तो आपकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी रिसोर्सेज से, नो डाउट, लेकिन लालच आपका कभी पूरा नहीं होगा। आप जितने बड़े ज्यादा लालची होते जाओगे रिसोर्सेज उतने कम होते जाएंगे। गांधी जी का ये कहना था कि भैया रिसोर्सेज हैं, सबके लिए पर्याप्त हैं, लेकिन लालच वालों के लिए पर्याप्त नहीं है। याद रखिएगा। तो देखिए, ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड द exploitative nature of modern technologies are the root cause of resource depletion। मतलब क्या है? जो आज के समय में रिसोर्सेज का नुकसान हो रहा है, क्षति पहुंचाई जा रही, वो यही ग्रीडी और सेल्फिनेस ही तो है, सेल्फिश नेचर ही तो है, लालच। ठीक है, तो लालच जिसका जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेगा, उतना ज्यादा आपके एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाएगा वो। बात समझी कि नहीं? तो याद रखिएगा। तो ये बात गांधी जी ने कितनी बढ़िया कही थी। आप सोचो गांधी जी कब कह गए? 1948 47 उस समय कह के गए थे, और पढ़ना आज भी आपको पढ़ रहा 2020 है, 21 चल रहा है बल्कि। क्या बात है। देखो, ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाई मासेस। मतलब गांधी जी किसके अगेंस्ट थे? मास प्रोडक्शन के, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज देखते हो उसके अगेंस्ट थे। वो चाहते थे कि प्रोडक्शन किया जाए लेकिन मासेस के द्वारा, मासेस का मतलब पब्लिक के द्वारा, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोडक्शन करें इंडिविजुअल रूप से, ना कि कोई एक फैक्ट्री ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करे। सिंपल सी बात समझे कि नहीं? कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोड्यूस करेंगे तो बेनिफिट क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और वो उतना ही एनवायरनमेंट के लिए काफी अच्छा रहेगा। अब एक साथ नेचुरल एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा तेजी से। वहीं पे फैक्ट्रीज अगर मास लेवल पे प्रोडक्शन करती हैं तो वो नेचर ओचर का ध्यान नहीं रखती हैं। सही है कि नहीं बच्चा? तो गांधी जी कितना सही कह गए, वाकई परमपिता है इस देश के, है ना? चलिए, अब देखिए लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। सबसे पहला रिसोर्स जो आपका एक्सप्लॉइट किया जाता है वो लैंड ही तो है, जमीन ही तो है। तो लैंड का एक्सप्लॉइटेशन करने से क्या होता है? मिट्टी को क्षति पहुंचेगी, जमीन को क्षति पहुंचेगी। तो लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है? देखिए, सबसे पहला सॉइल इरोजन, जानते हैं कि नहीं? मिट्टी का कटाव हिंदी में बोलते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? मिट्टी का कटाव, सॉइल इरोजन। सर अब नींद आ रही है, बस करिए, चुपचाप पढ़ लो, ये लास्ट हेडिंग है, समझे कि नहीं? सॉइल इरोजन कैसे होता है? तो याद रखिएगा, अगर आप पेड़ ना लगाए रहो, ठीक है, अगर पेड़ ना हो, घास फूस ना हो, तो उससे क्या होगा? जब भी पानी वानी बरसेगा, बहेगा, हवा चलेगी तो मिट्टी का कटाव हो जाएगा, मिट्टी बह जाएगी पानी के साथ में। तो सॉइल इरोजन सबसे बड़ा कारण है लैंड डिग्रेडेशन का। ठीक है, और दूसरा लैंड डिग्रेडेशन का मतलब मिट्टी को क्षति पहुंचाने का दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है? डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम माइनिंग सेंटर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स। क्या करते हैं ये इंडस्ट्रीज वाले? जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है इसको जमीन के नीचे गाड़ देते हैं। तो इससे क्या होगा? जमीन को क्षति ही तो पहुंचेगी, केमिकल्स वगैरह हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उसमें, सोचो। तो वो धीरे धीरे क्या होगा? पूरी मिट्टी में फैल जाएगा। तो वहां की मिट्टी तो खराब ही हो गई ना, जमीन खराब हो गई कि नहीं? और तीसरा फैक्टर देखिए, ओवर इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब पता है कि नहीं? किसको किसको नहीं पता है इरिगेशन की मीनिंग? बताइए। चलिए, सबको पता होगा मेरी समझ से। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना। ठीक है, क्या मतलब? सिंचाई, जब खेतों में सिंचाई होती है कि नहीं, पानी सींचा जाता है खेत में जो फसल होती है। तो जो ओवर इरिगेशन है, बहुत ज्यादा अगर आप सिंचाई करोगे तो ये खारापन ला देता है मिट्टी में। क्या कर देता है? खारा बना, मिट्टी को सैलाइन बना देता है, एल्कलिनिटी सॉइल की बढ़ा देता है। बात समझे कि नहीं? खारापन मतलब जैसे रेगिस्तान की, राजस्थान की सॉइल है, बालू रेतीली जो है राजस्थान की, उसमें देखिए खारापन बहुत ज्यादा है। नमक, नमकीन, जिस मिट्टी को खाओ आपको नमक जैसा फील हो। कितने लोग मिट्टी खाते हैं? कोई बताएगा नहीं, मुझे पता है। तो याद रखिएगा, ये ओवर इरिगेशन भी आपके लैंड को डिग्रेड करता है, जमीन को क्षति पहुंचाता है। तो बहुत ज्यादा सिंचाई भी नहीं करना चाहिए कि जब देखो तब खेत में पानी ही भरे पड़े। ठीक है, उससे आप ही की जमीन खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। जितनी जरूरत हो उतनी ही सिंचाई करिए। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग बाई एनिमल, जानवरों के द्वारा बहुत ज्यादा अगर चरा लिया जाए किसी जगह पे, जो चारा होता है, घास होती है, उसको
बहुत ज्यादा अगर एनिमल्स ग्रेज कर ले तो घास उग ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए ग्रेजिंग फील्ड को हमेशा टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए जानवरों को चराने के लिए। जो लोग गांव में रहते होंगे वो जानवर चराए होंगे, है ना। हरहा, हरहा कहते हैं ना। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में आपके यहाँ जानवरों को क्या कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ हरहा कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं। एंड डिफॉरेस्टेशन बाय मैन। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या है, जंगलों का कटाव। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, जंगलों का या पेड़ों का कटाव। जितना ज्यादा से ज्यादा आप पेड़ काटें वही क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन। तो आप देख रहे होगे, अपने पापा वगैरह से पूछिएगा या बाबा से पूछिएगा, बाबा यहाँ पे क्या आज जितने कम पेड़ हैं क्या पहले भी उतने ही कम पेड़ थे। तो बाबा बताएंगे नहीं बेटा, यहाँ पहले पूरा जंगल हुआ करता था, पर धीरे धीरे लोगों ने पूरा जंगल साफ कर दिया। तो वो जंगल साफ कर दिया तो उसका हर्जाना भी तो आप ही को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने तो साफ कर दिया, आने वाली जनरेशन तो आप लोग हो, तो सोचिए नुकसान किसको होगा, आप लोगों को होगा। और वेस्ट वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्रियल यूनिट, हमने पहले ही बताया था इंडस्ट्रियल यूनिट पानी को वेस्ट, जो भी वेस्ट वाटर होता है इंडस्ट्रीज से निकलता है वो सब किसमें छोड़ देते हैं, नदियों में छोड़ देते हैं, जमीनों पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जमीन भी डिग्रेड होती है और वाटर पॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग, याद रखिएगा मिनरल्स को प्रोसेस करने में पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, मतलब मिनरल्स साफ करने में, जैसे लोहा वगैरह हो गया, एल्युमिनियम वगैरह हो गया, इनकी सफाई वगैरह में पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ग्राइंडिंग ऑफ लाइम स्टोन हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री में मैंने बताया था लाइम स्टोन का यूज किया जाता है, चूना पत्थर। जितने लोग केमिस्ट्री पढ़े हैं जरा सा लाइम स्टोन का फॉर्मूला मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, बहुत बड़ा एहसान होगा आपका। मेरी आंखों से आंसू गिर जा रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। कैल्साइट, कैल्साइट का और सोप स्टोन, ये सब जितने हैं ये सब में इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा जो है वाटर का यूज होता है। डस्ट जब बहुत ज्यादा क्रिएट होती है और यही डस्ट जाके जमीन पे जम जाती है और ये डस्ट पूरी की पूरी जमीन को बर्बाद कर देती है। क्योंकि डस्ट जब जम जाएगी तो आपको पता है कि नहीं, सॉइल भी सांस लेती है, मिट्टी भी सांस लेती है, और मिट्टी सांस ही नहीं ले पाएगी, फिर सोचो क्या होगा। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो बच्चा वीडियो को रिवर्स मारो फिर से देखो, रिवर्स मारो फिर से देखो, जब तक समझ में ना आए तब तक ये कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए लैंड कंजर्वेशन किस तरह से किया जा सकता है। तो आप जानते हो ये सारे काम पीछे वाले मत करो, लैंड कंजर्व हो जाएगी, बचा लोगे जमीन को, है ना। कौन कौन से पॉइंट पढ़े थे आपने, सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को रोकने का आपके पास तरीका क्या है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। ठीक है, वेस्ट मटेरियल का जो डंप करते हो मत करो, ओवर इरिगेशन मत करो, ओवर ग्रेजिंग मत करवाओ, ये सारी चीजें ना करिए तो आपका लैंड कंजर्व हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आसान है ना। तो देखिए कितना इजी रहा। फिर भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंट बाय, कहां चले गए भाई, भागो मत। देखिए सॉइल इरोजन प्रिवेंट किया जा सकता है बाय एंडिंग डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन को खत्म करो, कंट्रोलिंग ग्रेजिंग, ग्रेजिंग को कंट्रोल करो, एफॉरेस्टेशन को इंकरेज करो, बढ़ावा दो, प्रैक्टिसिंग टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग वगैरह करो। अभी आगे आपको टेरेस फार्मिंग हम पढ़ाएंगे, ठीक है, क्या होता है, हिली एरियाज में प्रैक्टिस किया जाता है। शेल्टर बेल्ट का ये भी आगे आपको पढ़ाएंगे हम, परेशान मत होइए। ठीक है, तो आप लोग जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग प्लेन एरिया में रहते हो, तो इसलिए आपको ना टेरेस फार्मिंग करनी है ना शेल्टर बेल्ट प्लांट। हाँ, शेल्टर बेल्ट प्लांट कर सकते हो आप लोग, ठीक है, लेकिन राजस्थान वालों के लिए जरूरी है, आपके लिए नहीं। रेतीले क्षेत्र में शेल्टर बेल्ट प्लांट्स किए जाते हैं, आपके यहाँ नहीं। ठीक है, माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करो, बहुत ज्यादा माइनिंग मत करो कि कोयला निकालना है निकाले रहो निकाले रहो निकाले रहो, है ना। और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होते हैं केमिकली ट्रीटेड, इनको सबके लिए जो है वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट लगवाइए इंडस्ट्रीज में। ठीक है, अर्बन वेस्ट जो होते हैं, शहर के जो कूड़े कचड़े होते हैं, आप लोग पॉलीथीन का यूज कम से कम करो बेटा, हो सके तो पॉलीथीन एकदम से बैन कर दो। आप दुकान पे जब जाओ सामान लेने तो कह दो हमें पॉलीथीन में नहीं चाहिए, हो सके तो अपनी तरफ से घर से झोला लेकर जाइए। तो क्योंकि याद रखिएगा सबसे खतरनाक चीज है पॉलीथीन, पॉलीथीन को डिकम्पोज होने में हजारों साल लग जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप किसी भी एक पॉलीथीन को लीजिए और कागज के टुकड़े को लीजिए, दोनों को पानी में डुबो के रख दीजिए, पानी बहुत जल्दी चीजों को डिग्रेड कर देता है। आप देखिए, आप देखोगे 1 महीने बाद जो कागज होगा वो गल चुका होगा, लेकिन वही पॉलीथीन में कुछ असर नहीं पड़ा होगा। तो इसीलिए बेटा पॉलीथीन का कम से कम यूज करो या बिल्कुल यूज मत करो। ठीक है, ना यूज करो बहुत अच्छा है, अपने घर से ले जाओ। हाँ, कहीं से अगर आपको लेना है तो कागज के झोले में ले लीजिए आप,
कपड़े के भी झोले आते हैं, आप मांग सकते हैं। देखिए मॉल वगैरह में मिलते हैं, आपको पॉलीथीन मिलती है क्या वहां पे? नहीं ना। तो पॉलीथीन का बिल्कुल यूज मत कीजिए बेटा, ठीक है। मैंने बताया था बायोमैन्योर्स का यूज कीजिए, मतलब वही खाद जो आप फर्टिलाइजर्स यूज करते हो खेतों में, उसकी जगह आप पांस का यूज कीजिए, गोबर वगैरह का, ठीक है। बायोगैस का यूज कीजिए, ठीक है। ओवर इरिगेशन रोक दीजिए, अब बहुत ज्यादा सिंचाई मत करिए भाई कि आप खेत में पानी ही भरे पड़े हैं, ठीक है। जितनी जरूरत हो उतनी ही सिंचाई करिए, ठीक है। याद रखिएगा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वगैरह है, ये बहुत अच्छा है, नई टेक्नोलॉजीज का यूज करिए, ठीक है। तो आने वाले समय में आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, पहले वाले लोगों के पास उतनी फैसिलिटीज नहीं थी, पर अब आपके पास बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं। तो कुछ खुद को अवेयर कीजिए चीजों के बारे में, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कीजिए नॉलेज। बात समझे कि नहीं? तो यहां तक आपको आई होप सभी को समझ में आ गया होगा लैंड कंजर्वेशन। तो आज का टॉपिक यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा इस लेक्चर में। सभी लोग अच्छे से पूरा का पूरा लेक्चर देखिए और नोट्स प्रिपेयर कीजिए। ओके बेटा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कराओ। हाँ, क्या कर रहे हो आप लोग? इतना नहीं कर सकते? और थोड़ा सा लाइक ठोक दिया करो। हाँ, चलिए, ओके, जस्ट टेक केयर।